बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। सियासी सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है और इमरान खान साहब इस वक्त टारगेट पे हैं, निशाने पे हैं। लेकिन आज जो उन्होंने तोशाखाना में बयान रिकॉर्ड करवाया और जिस तरीके से और जिस एतमाद के साथ उन्होंने सवालात के जवाब दिए और बहुत सारे सवालात को उन्होंने उड़ाकर रख दिया और वो सवालात का जवाब ही नहीं था, बुनियाद ही नहीं थी, बेबुनियाद सवालात थे और बेबुनियाद इल्ज़ामात थे जो उन्होंने आज अदालत को बताए। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। कुछ हिस्सा मैं मेन अपने चैनल पे टॉप न्यूज़ पे बता चुका हूं और अब दूसरा हिस्सा मैं इस पे भी बता रहा हूं। मजीद तफसीलात उस पर भी देख लीजिएगा और कुछ इसमें, और फिर इसमें एक और ख़बर भी आपसे शेयर करूंगा, लेकिन दोनों मुख्तलिफ हैं। वहाँ पे जो कार्रवाई है वो बिल्कुल दूसरी प्रोसीडिंग्स थी और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल दूसरा है। तो टॉप न्यूज़ पे भी सुन लीजिएगा, यहाँ भी सुन लें। तो कुछ जो चीज़ें इमरान खान साहब ने बताई, एक तो तोशाखाना का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक भी पहुंच गया है और कल इंतहाई अहम नौयत की समाअत होनी है। फुल बेंच इसकी समाअत करेगा। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस मजहरी लेखपा नकवी साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा फुल बेंच इस मुकदमे की समाअत करेगा, क्योंकि जो बुनियादी नुकात उठाए हुए हैं उस पर अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो डायरेक्शन दी गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गो स्लो की पॉलिसी चल रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कल ही के दिन इस समाअत को रखा हुआ है। और तोशाखाना का जो ट्रायल कोर्ट का मामला है ये भी कल तक मुलतवी कर दिया गया है। टाइम मांगा था बैरिस्टर गौहर ने, टाइम मांगा था 2 दिन का, लेकिन वो टाइम नहीं दिया गया बल्कि उन्हें कल 9:30 बजे के लिए रख लिया गया है। तो देखते हैं सूरत हाल क्या है। लेकिन पहले इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस बयान के बाद लगता नहीं है कि ट्रायल कोर्ट के जज हमायूं दयावर साहब जो हैं वो इसमें सजा सुना सकेंगे। उसकी रीजन है कि इमरान खान साहब ने कहा कि 2019-20 में वसूल करदा तहाइफ असासाजात में जाहिर करना जरूरी नहीं था, क्योंकि साल खत्म होने से पहले इनको बतौर तोहफा दे दिया गया था। उन्होंने इस बात की भी नफी कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मुझसे मेरे पास तहाइफ थे वो मैंने तहाइफ दे दिए थे आगे, इसलिए जो मेरे पास चीज थी नहीं उसको मैं कैसे जाहिर करता अपने असासों में। लिहाजा उन्होंने कहा कि तोहफे में दी गई चीजों को असासा नहीं समझा जा सकता। ये बुनियादी सवाल उठाया गया था कि वो जनाब आपने जाहिर क्यों नहीं किए। तो उन्होंने कहा जो मैं आगे गिफ्ट कर चुका था तो फिर जो तोहफे में चीजें आगे दे दी जाएं जो मेरे पास थी नहीं तो मैं कैसे उसको जाहिर करता। लिहाजा उन्होंने कहा कि मेरा कंसल्टेंट फैसला करता है कि असासाजात की कौन सी तफसीलात मुहैया करनी है या नहीं करनी। मेरे कंसल्टेंट ने तोशाखाना के तहाइफ को एक ग्रुप की शक्ल में शामिल किया था। मैंने तोशाखाना तहाइफ अपने पास 50% कीमत पर रखे। पहले जो तहाइफ रखने की कीमत थी साबका हुकूमतों के दौर में वो 20% हुआ करती थी, जो पीटीआई हुकूमत ने 50% कर दी थी। इमरान खान साहब बता रहे हैं, ट्रायल कोर्ट में अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं और सवालों का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट डिवीजन को तोशाखाना तहाइफ का बताया जिनको इलेक्शन कमीशन में जाहिर किया गया। इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को अपने असासाजात जाहिर करना जरूरी होते हैं, इसलिए शिकायत कुनिंदा ने तो मुझ पर इल्जाम सियासी बुनियादों पर लगाया जो झूठा है, और शिकायत कुनिंदा ने झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने असासाजात के हवाले से झूठा बयान इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है, जो कि अज खुद एक झूठ है। लिहाजा इमरान खान साहब ने कहा कि पीडीएम हुकूमत ने मुझे इलेक्शन की दौड़ से बाहर करना चाहती है। पीडीएम हुकूमत मुझे इलेक्शन की दौड़ से बाहर करना चाहती है और 180 से जायद एफआईआर मुझ पर दर्ज हैं और वो 2 कत्ल की कोशिशें भी हो चुकी हैं। इमरान खान साहब ने अदालत को बताया 9 मई के बाद क्रैक डाउन करके मेरी लीडरशिप से मैं 10,000 वर्कर्स को जेल में डाला गया और ताकि पीटीआई एक कुव्वत के तौर पे इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। पीटीआई अवाम में 75% मकबूलियत रखती है। ये इमरान खान साहब ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने कहा कि ये सारे का सारा केस जो है वो सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। पीडीएम के कहने पर मेरे खिलाफ केस बनाया गया। दोनों गवाहान सरकारी हैं जिनको मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। वो इलेक्शन कमीशन के जो 2 गवाहान आए थे। अथॉरिटी लेटर में शिकायत कुनिंदा का नाम ही नहीं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अदालत को बताया और शिकायत कुनिंदा को मेरे खिलाफ शिकायत दायर करने की डायरेक्शन नहीं दी गई, ये इमरान खान साहब ने कहा। और ये स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद हुआ ये कि बैरिस्टर गौहर ने, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो चले गए एहतसाब अदालत में, क्योंकि आजकल तमाम अदालतों में इमरान खान साहब एहतसाब अदालत में भी इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा आते हैं और ट्रायल कोर्ट में भी उन्हीं के खिलाफ चल रहे हैं
اور انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں بھی ان کے خلاف ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی ہیں، ہائی کورٹ میں بھی ہیں، ہر جگہ ان کے خلاف مقدمات ہی مقدمات ہیں، 180 مقدمات ہیں جس کا معاملہ ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ آپ کو نہیں پتا کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ گواہان کو پیش کرنا ہے تو تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے۔ بیرسٹر گوہر نے عدالت کو بتایا کیونکہ خواجہ حارث صاحب احتساب عدالت کی طرف چلے گئے تھے، تو کیا آپ کو نہیں پتا کہ کیس کس کو بلانا ہے؟ عدالت کا بیرسٹر گوہر سے استفسار۔ انہوں نے کہا تو ابھی لسٹ تیار نہیں کی گئی، لسٹ تیار کرنی ہے، اس لیے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، ہم نے گواہ بلانے ہیں اور متعلقہ گواہان جن کا تعلق بنتا ہے ان کو بلائیں گے اور 2 دن کا ٹائم دے دیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائم نہیں ملنا اور اسی لیے وہ ٹائم نہیں ملے گا، آگے جا کے کاروائی ہے اس سے مزید پتہ چل جائے گا۔ 3 اگست کا ٹائم دے دیں۔ انہوں نے کہا جی کہ 1 دن بریک لے لیں، یعنی کہ آج 1 اگست ہے، 2 تاریخ کی بریک لے لیں، 3 کو ہم آ جائیں گے، 3 کا ٹائم دے دیں، ہم گواہان کی لسٹ آپ کو دے دیں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے مخالفت کی گئی اور انہوں نے کہا جی گواہان جو ہیں وہ 2 اقسام ہیں، ایک سرکاری ہے ایک پرائیویٹ ہے۔ تو پھر ہمایوں دلاور صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر کل ایک پرائیویٹ گواہ کو آپ بلا لیں اور گواہ کا بیان ریکارڈ کریں گے، یعنی کہ ابھی لسٹ ہی نہیں دی اور وہ کہتے ہیں کہ کل ہم بیان ریکارڈ کریں گے، لہٰذا بہت زیادہ جلدی میں ہے۔ تو عدالت نے کیس کی سماعت جو کل 9:30 بجے تک ملتوی کر دی ہے۔ اب کل 9:30 بجے یہ کیس کیسے چل سکے گا؟ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی خواجہ حارث صاحب اپیئر ہوں گے اور بیرسٹر گوہر اپیئر ہوں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے اپیئر ہونا ہے۔ تو جب دونوں عدالتوں میں انہوں نے اپیئر ہونا ہے تو پھر یہ ٹرائل کورٹ میں وہ کیسے آ جائیں گے، اور جب تک وہ نہیں آئیں گے تو بیان ریکارڈ نہیں ہوگا۔ لہٰذا بیرسٹر جو ہمایوں دلاور ہیں جج صاحب، وہ بہرحال انہوں نے وہ لائن پکڑی جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل، سرکاری وکیل کی تھی۔ بہرحال یہ تو ہوا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اور دوسرا جو امپورٹنٹ کیس ہے، اس میں عمران خان صاحب نے بھی اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں اور انہوں نے اس مقدمے میں توشہ خانہ کا جو بیان ریکارڈ کروایا، بہت سارے سوالات ان سے پوچھے گئے تھے، وہ سوالات جو ہیں وہ بے بنیاد ثابت ہوئے اور انہوں نے جو کیٹیگوریکلی بتایا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہیں ہی نہیں، اس کا وہ آپ کو عدالت کو بھی غلط بتایا گیا اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور میں نے اپنے اثاثہ جات 100% درست ظاہر کیے اور اپنے گوشوارے صحیح طور پہ جمع کروائے اور اس میں کوئی بھی چیز میں نے نہیں چھپائی اور نہ ہی میں نے کوئی ٹیکس چوری کی ہے اور نہ ہی اثاثے چھپائے ہیں، بلکہ الیکشن کمیشن اور اس کے جو صاحب ہیں، چیف ہیں، اصل مسئلہ وہاں پہ ہے اور وہیں پہ سارے مینورنگ اور پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ بنیادی مقصد یہی ہے کہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو سزا سنوا دی جائے اور اس کے لیے 4-5 اگست کا جو دن ہے وہ مقرر کیا گیا ہے انآفیشلی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب ایک اور امپورٹنٹ کیس تھا اور وہ تھا فوجی عدالتوں میں 9 مئی کے تناظر میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل، وہ بھی ایک اہم نوعیت کی آج سماعت تھی۔ اس میں ایک ٹرن آیا ہے، ایک اس میں چینج آیا ہے۔ اس میں جو سول سوسائٹی کے وکیل تھے وہ آئے ہیں میدان میں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ فل کورٹ بنا لیں اور جو دستیاب ججز ہیں اس پہ بات کر لیں، کیونکہ یہ اہم نوعیت کا مقدمہ ہے اور اس اہم نوعیت کے مقدمے میں اگر آپ فل کورٹ بنا لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور کیونکہ آج سماعت ہو رہی تھی، آج اٹارنی جنرل نے بہت سارے جو ایک لسٹ دی ہے کہ کس طریقے سے کیسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے آج بتایا عدالت کو کہ زیر حراست جو 7 ملزمان ہیں وہ GHQ حملے میں ملوث ہیں، 4 ملزمان آرمی انسٹیٹیوٹ پر اور 28 ملزمان کوئی کمانڈر ہاؤس پر اور 5 ملزمان ملتان، 10 ملزمان گجرانوالہ گیریزن اور 8 ملزمان ISI اور فیصل آباد اور 5 ملزمان PF بیس میاں والی اور 14 ملزمان چکدرہ کے حملوں میں ملوث ہے اور 7 ملزمان نے پنجاب ریجمنٹ سینٹر مردان پہ حملہ کیا تھا، 3 ملزمان ایبٹ آباد اور 10 ملزمان بنو گیریزن پر حملے میں ملوث تھے، 1 ملزم ISI حمزہ کیمپ میں ملوث ہے اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ زیر حراست ملزمان کی گرفتاری جو ہے وہ CCTV کیمرے اور دیگر شواہد کی بنیاد پر کی گئی ہے، یہ اٹارنی جنرل نے بتایا۔ اس پہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے اور دیگر آنریبل ججز نے بہت اہم سوالات اٹھائے۔ جسٹس نقوی صاحب نے کہا کہ کس بنیاد پر 102 ملزمان کا انتخاب کیا گیا ہے؟ حملہ کرنے والے ہر شخص کی ویڈیو تو نہیں بنی تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ صرف انہی چند لوگوں نے حملہ کیا، آپ شاید کوئی نئی عدالت کی مثال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جسٹس نقوی صاحب نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ صرف اٹارنی جنرل کے حق کے لیے صرف تنصیبات کے اندر جانے والوں کو ہی حراست میں لیا گیا ہے اور تمام گرفتار ملزمان جو ہیں ان کے خلاف براہ راست شواہد موجود ہیں۔
तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि किस फोरम पर शवाहिद पेश होना चाहिए जो हुकूमती दावे को परख सकते हैं, और जस्टिस नकवी साहब ने कहा कि कानून इजाजत नहीं देता कि मजमा में से सिर्फ चंद अफराद का इंतखाब किया जाए कि ये मुल्जमान है। सरगोदा में मुजस्समों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी को फौज ने हिरासत में नहीं लिया। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि सबसे ज्यादा नून लीग और लीगी वुजरा ने जो सबसे ज्यादा उद्यम मचाया हुआ था वो था उस मुजस्समे पे, लेकिन उस मुजस्समे में गवर्नमेंट ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, लिहाजा ये बात है। उसके बाद ये एक हेयरिंग चल रही थी और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि फौजी ट्रायल का सामना करने वाले जेर हिरासत अफराद से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवा दी है और 102 अफराद जेर हिरासत हैं। उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है जी, और उसमें ये क्या हुआ, एक फिर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि क्या किसी मुल्ज़िम को इंक्वायरी में बेगुनाह होने पर सिविलियंस को वापस किया गया? तमाम 102 अफराद की हवालगी मांगी गई थी जो मिल गई है, किसी को वापस नहीं किया गया। क्या मुल्ज़मान के खिलाफ सिर्फ तस्वीरी शवाहद ही मौजूद हैं? जस्टिस नकवी साहब ने पूछा। ट्रायल में आखिर कौन से शवाहद जो पेश किए जाएंगे? तो जस्टिस नकवी साहब ने पूछा। उन्होंने कहा जी मुतल्लिका हकाम से हिदायत लेकर शवाहद के मुतालिक बता सकता हूँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो था मामला आ गया फुल कोर्ट पे कि जी फुल कोर्ट बनाई जाए। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट हैं, उन्होंने भी कहा कि इस पे फुल कोर्ट बना लें तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि कल को एतराज कोई आयद नहीं हो सकेगा। फैसल सिद्दीकी साहब ने मुख्तलिफ सवालात उठाए थे और उन्होंने कहा कि जब इदारों के दरमियान तसादुम का खतरा हो तो फुल कोर्ट बना लेनी चाहिए ताकि कल को कोई एतराज ना हो। तो कुछ जजेस ने केस सुनने से माजरत किया, इसलिए फुल कोर्ट कैसे बनाएं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि इसका जवाब भी FB अली केस में मौजूद है। उसके बाद खैर बहरहाल वकला ने अपने अपने आर्गूमेंट्स दिए और उन्होंने कहा कि हम तमाम फ्रीकैन से पूछा गया कि आप बताएं इस मामले पे क्या है। जस्टिस जवाद खाजा के वकील जो हैं वो भी आए, उन्होंने भी फुल कोर्ट को उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट बना ली जाए तो कोई हरज नहीं है। जस्टिस जवाद खाजा के वकील ने कहा कि जी मैं हिदायत लेके आपको आगाह करूंगा। एहतसाब एहसन साहब ने फुल कोर्ट की तश्कील की इस्तदा को मशरूत हमायत की और उन्होंने कहा कि बेंच की असर नौ तश्कील से मुकदमा ताखीर का शिकार हो जाएगा और तमाम मुल्ज़मान को अगर अदालती तहवील में जेल भेजा जाए तो फुल कोर्ट पर मैं आमादा हूँ। चौधरी इत्तेज़ाज़ साहब ने एक दरमियानी रास्ता निकाला कि जो गिरफ्तार लोग हैं जो फौज के पास हैं उनको आप जुडिशल कस्टडी में अदालत जेल में भेजें, तो उसके बाद आप फुल कोर्ट की दोबारा से समाअत शुरू कर दें, तो मैं इस पे एग्री हूँ। और जबकि सीनियर वकला अदलिया में स्टेक होल्डर्स हैं और एतजाज अहसन साहब ने कहा अदलिया और बेंच पर मुकम्मल एतमाद है, हमें कोई एतराज नहीं है, आप फुल कोर्ट बनाएं या यही बेंच सुने। ये सुनकर तकलीफ हुई कि दो जजेस ने कहा कि वो बेंच को तस्लीम नहीं करते, तो अदलिया को बेंच तनाज़ात पर स्टैंड लेना होगा, यानी कि जो जजेस इनकार करके गए हैं उसके बारे में चौधरी इत्तेज़ाज़ साहब ने कहा कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है। उस पर जस्टिस लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि फौजी तहवील में मुल्ज़मान की हालत अच्छी नहीं है। एक मजिस्ट्रेट ने मुल्ज़मान के एतराफ़ी बयान लेने से इनकार कर दिया था कि वो इस काबिल था ही नहीं। मजिस्ट्रेट ने कहा कि वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता, तो मैं इसका क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूँ। तो इसलिए इस पर गुफ्तगू हुई और फिर लेकिन हुआ ये कि सलमान अकरम राजा साहब ने मुखालफत की फुल कोर्ट की और इसी तरीके से आबिद ज़ुबैरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के वकील भी हैं, उन्होंने भी मुखालफत कर दी और इमरान खान के वकील शोएब शाहीन ने भी फुल कोर्ट की मुखालफत कर दी और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा मैं एतजाज अहसन की हिमायत करता हूँ कि इस केस का फैसला जल्द अज जल्द किया जाए। तो लिहाजा मिलिट्री कोर्ट्स पे फुल कोर्ट बनना है या नहीं बनना, इस पे फैसला कल सुनाया जाएगा। तो ये दो मुकदमा थे अहम नौयत के, मैंने आपको आगाह कर दूं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।